Hello everyone, how are you all? I hope आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ नया चैप्टर इंटरमीडिएट का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न द emission of magnetic field due to current by Sievert's law and its application. So first of all, we have to discuss about magnetic field. Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हम कैसे फाइंड करेंगे कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके लिए बेटा अगर हम एक बार मैग्नेट लें, ठीक है, बार मैग्नेट और उसके पास में एक मैग्नेटिक निडल रखें, उसके पास में एक मैग्नेटिक निडल रखें, तो निडल में नॉर्थ साउथ की तरफ डिफ्लेक्शन ना होकर के डेफिनेट डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यानी इस पर एक टॉर्क वर्क करेगा और ये नॉर्थ साउथ ना ठहर करके किसी डेफिनेट डायरेक्शन में लाई करेगी, यानी इस पर क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसे हम टॉर्क बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि किसी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसमें किसी मैग्नेटिक निडल को लाने पर एक टॉर्क लगता हो और निडल एक डेफिनेट डायरेक्शन में लाई करती हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है ना, तो सिंपल सा लिख लेंगे, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which magnetic needle a magnetic needle experiences a torque, टॉर्क की जगह हम फोर्स भी लिख सकते हैं, टॉर्क एंड निडल रेस्ट इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? किसी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसमें किसी मैग्नेटिक निडल को ले जाने पर, जिसमें किसी मैग्नेटिक निडल को ले जाने पर उसमें टॉर्क का अनुभव होता है और निडल एक डेफिनेट डायरेक्शन में ठहरती है, तो उसी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, the space around a magnet in which a magnetic needle experiences a torque and needle rests in a definite direction is known as, is called magnetic field. क्लियर? अब हम बात करेंगे कि जैसे कोई कंडक्टर, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ये बात सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड। क्या नाम था? ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने फर्स्टली ये बताया कि अगर कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया
फर्स्टली उन्होंने क्या किया, की को ओपन रखा, की को ओपन रखा मतलब की को हटा दिया, और इस सिचुएशन में सर्किट ओपन है, क्या है, ओपन सर्किट है, मतलब जब की नहीं रहती है तो सर्किट ओपन बोली जाती है, जब करंट फ्लो नहीं कर रही होती है। और उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल ली, उन्होंने क्या किया, एक सर्किट ली, उसको बैटरी से कनेक्ट किया और एक मैग्नेटिक नीडल ली, ठीक है। फर्स्टली जब सर्किट ओपन थी तो इस मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जब सर्किट ओपन थी तो मैग्नेटिक नीडल अपने नेचुरल पोजीशन में, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन में लाई कर रही है। अब उन्होंने क्या किया, सर्किट क्लोज कर दी। इस सिचुएशन में यहां पर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो होने पर क्या होगा बेटा, निडल में डिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, और ये डेफिनेट डायरेक्शन में क्या हो गई, लाई करने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि करंट फ्लो होने पर उस सर्किट के अराउंड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और उसके तहत ही क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हुआ। तो यहां फर्स्टली ऑस्टेड ने यह बताया कि जब किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बस इनका काम इतना ही था, इन्होंने नहीं बता दिया, बस कुछ ज्यादा नहीं किया आप लोगों के बेसिस पर, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है बेटा, ठीक है। अब कोई करंट है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब हम ये कहें कि यहाँ पर भाई बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, या किसी सर्टेन पॉइंट पे कोई पॉइंट ले लिया और वहां पूछने लगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी या क्या नेचर होगा मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसके लिए दो साइंटिस्ट थे, नाम था बायो एंड सेवर्ट। क्या नाम था, बायो एंड सेवर्ट। इन्होंने क्या किया, फर्स्टली ये बताया कि अगर कोई कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रही है, तो उसके अगर बाहरी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने लॉ दिया रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, बायो एंड सावर्ट्स लॉ। बायो एंड सावर्ट्स लॉ, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ फैक्ट्स निकाल के रखे, ठीक है। तो इन फैक्ट्स के बारे में हम देखते हैं। फर्स्टली हमने क्या किया बेटा, एक कंडक्टर कंसीडर किया, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट एक डेफिनेट लेंथ का हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, जिसकी लेंथ हम क्या कंसीडर कर लें, डेल्टा एल। अगर हम बात करते हैं बेटा डेल्टा या डी की, तो डी होता है स्मॉल चेंज या बहुत छोटी क्वांटिटी, ठीक है। अगर डेल्टा की बात करते हैं तो ये एवरेज चेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज चेंज या थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेल्टा ले रहे हैं, यानी टोटल कंडक्टर ना लेकर के एक छोटा सा कंडक्टर ले रहे हैं, और इसके किसी पॉइंट पर क्यों कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ एक पॉइंट P है जहां पर हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर फाइंड करना है, ठीक है। पॉइंट P पर हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर। P से Q के डिस्टेंस कितनी है, R, ठीक है। तो बायो सेवर्ट ने ये कहा कि अगर करंट अगर कोई कंडक्टर और करंट फ्लो हो रहा तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसको हम देखते हैं, व्हेनेवर करंट flows
produced in it which depends upon the following factors। क्या बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो नीचे दिए गए फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो क्या फैक्टर्स है देखते हैं हम लोग। पहला फैक्टर इन्होंने ये बताया कि जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो पहला पॉइंट, इट इज डायरेक्टली proportional to the current। This means delta B proportional to I, मतलब जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी जितनी ज्यादा करंट की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेकेंड पॉइंट ये है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। थर्ड पॉइंट इज, इट इज डायरेक्टली proportional to the angle of sine between line PQ and the conductor। This means delta B proportional to sin theta। यानी जो PQ को लाइन ज्वाइन कर रही है उसके और कंडक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ साइन बिटवीन लाइन PQ एंड कंडक्टर। फोर्थ पॉइंट इज, it is inversely proportional to the square of the distance between point P to the conductor। This means delta B proportional to 1 upon r square। It is inversely proportional to the square of the distance between point P to the conductor। ठीक है, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड। चार लॉज हो गए यहाँ पर। पहला लॉ ये है मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फील्ड
लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंगल ऑफ साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब हम ये चारों लॉज को ज्वाइन करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं ऑन ज्वाइनिंग above लॉज, तो यहां पे मिल गया डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं इधर ही अच्छे से डिस्कस करता हूं। ठीक है, बेटा ये ज्वाइन करने पर ये हमें मिला डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो ऐड हो गया कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या कांस्टेंट ऐड हुआ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख लेना, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अ proportionality कांस्टेंट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और यहां पर एंड म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं? एंड म्यू नॉट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये कहां से आ गया? अभी तक की हमने पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन के बारे में हमने पढ़ा था। ये क्या होता था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बट बेटा वो वहां की बात थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अगर हम मैग्नेटिक की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट यूज होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब हम इन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और एप्सिलॉन से जैसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, सेम म्यू नॉट से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड योर बोर्ड्स एग्जाम। तो हम बात करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। अगर हम डायमेंशन की यूनिट की बात करें तो यहां से हम म्यू नॉट की यूनिट निकालेंगे। तो इसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? बी की यूनिट पता होनी चाहिए। तो आप लोग अलग नोट कर लीजिएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जो बी की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ बी, तो एसआई यूनिट होती है बेटा टेस्ला। याद रखना आप लोग, टेस्ला। दूसरी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और अलग यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये 3 यूनिट होती हैं। तो इसमें जो सबसे इजीएस्ट होगी हम उसका यूज करेंगे। यहाँ न्यूटन पर एम्पियर मीटर इजी यूनिट है, इसीलिए हम इसकी जगह पर यूज करेंगे। हमको निकालना क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू। तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा बी इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा। डेल्टा बी की क्या यूनिट यूज करेंगे हम? न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू आर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर होल अपॉन आई की होती है एम्पियर
इंटू एल का हो जाएगा मीटर, और साइन थीटा का हम रेडियन यूज नहीं करेंगे, डिग्री में मेजर कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ मीटर नीचे आ जाएगा, मीटर मीटर ये हो जाएगा कैंसिल, एम्पियर नीचे आएगा तो आ जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर हम म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 7 है, तो म्यू नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 यूनिट, सेम रहेगी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट ये हो जाएगा बेटा, न्यूटन का सभी लोगों को पता है एम एल टी की पावर माइनस 2 होल अपॉन ए का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस 2 ए टू द पावर माइनस 2, ये तुम्हारा हो गया डायमेंशन। डायमेंशन से रिलेटेड लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था यूपीटीयू में, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, सिंपल सा आपको पता होना चाहिए, म्यू नॉट की ये यूनिट होती है और एप्सिलॉन नॉट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने फाइंड किया था, यहाँ पे निकाल के पुट करोगे। इससे रिलेटेड सभी ईयर्स में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, या तो एप्सिलॉन नॉट या तो म्यू नॉट, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड कुछ बात, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से फटाफट छाप लीजिए। छाप लिया होगा आप लोगों ने, छापते ही हो। अब बात करेंगे हम रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, relation between permittivity of free space and permeability of free space, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें इसकी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो इसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट की बात करें तो यूनिट आप लोगों को पता ही है, F बराबर होता है 1/4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम इसकी यूनिट निकालनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा F आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, F की हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो लिख लेना सिंस वी नो दैट, आप लोग तो जानते ही हैं, सिंस वी नो दैट, व्हाट यू नो दैट 1/4 पाई की वैल्यू इतनी होती है। ऑल्सो अभी पढ़ा है आप लोगों ने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या करिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होल अपॉन 10 टू द पावर माइनस 7। यहाँ से 4 पाई क्या हो गया कैंसिल, ये अपॉन में आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर ले जाओ बेटा
जाएगा 9 इंटू 10⁻16। इज इट क्लियर? आगे हम इसको लिख सकते हैं 1/μ0 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू होती है बेटा? 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट होती है c। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आ जाएगा μ0 इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ लिख लेना c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से हो जाएगा c स्क्वायर, तो यहां c की वैल्यू हो जाएगी 1/√μ0ε0। ये बेटा रिलेशन हो गया आपका μ0 और ε0 के। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1/√μ0ε0 की यूनिट। तो हमें पता है 1/√μ0ε0 की यूनिट किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। इतना क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू इतनी होती है, μ0/4π की इतनी वैल्यू होती है। ठीक है? यहाँ अगर यूनिट सॉल्व करना होगा तो कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका, लोग यही मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है? और यहाँ से 4π कैंसिल हो गया, ये नीचे आएगा तो ε0 μ0 हो गया। ठीक है? यहाँ से इसको हम स्क्वायर में लिखें 3 इंटू 10⁸ और यही वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की। तो इसको हम लिख सकते हैं c स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा c इज इक्वल टू 1/√μ0ε0। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम एक ही रूल की डिस्कस करेंगे यहाँ पर और उसी से सारे डायरेक्शंस फाइंड करेंगे। ठीक है? हैं तो बहुत से रूल। ठीक है? राइट हैंड पाम रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल है। आप क्या होते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें हम किसको डिस्कस करेंगे? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल ये होता है कि अगर हम अपने पाम को इस टाइप से एक्सपैंड करें कि फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो नॉर्मल रीजन जो पाम का नॉर्मल रीजन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा। इफ वी एक्सपैंड आवर राइट हैंड palm so that fingers represent the direction of current, then magnetic field will be the normal region of the palm. ठीक है? बट हम बात करेंगे किसकी? राइट हैंड थंब रूल की। राइट हैंड थंब रूल की बात करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बेटा? अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, और उसको हम क्या करें? अपने राइट हैंड से इस टाइप से होल्ड करें। इफ अ कंडक्टर होल्ड विद आवर राइट हैंड such that thumb will represent the direction of current, यानी thumb किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे? डायरेक्शन ऑफ करंट के रिप्रेजेंट करे। तो फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो डायरेक्शन होगी, जो टर्न ऑफ फिंगर्स होगा, ये
ठीक है, देखो ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को और ये फिंगर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह सकते हो, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। तो इसको हम लिख लेते हैं, इफ वी होल्ड our if we hold a current carrying conductor in our right hand such that thumb represents the direction of current, then curl of fingers will represent the direction of magnetic field। क्लियर? अगर हम राइट हैंड से इस टाइप से करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड करें कि थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर देखते हैं कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। करंट क्या हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम बात करें करंट अगर फ्लो हो रही है डाउनवर्ड, तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है, यानी क्लॉकवाइज है। क्या है? क्लॉकवाइज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा पूछे हैं। कंडक्टर दे देंगे, करंट दे देंगे और पूछेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो आप लोगों को सिंपल से याद रखना है, थंब नीचे की तरफ होगा तो कर्ल ऑफ फिंगर्स अपोजिट हो जाएगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है।